साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई इंग्लिश में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई मार्केट कैप लागू करने की समय सीमा को 2 और वर्षों तक बढ़ा दिया है। अब यूपीआई मार्केट कैप को अब 31 दिसंबर 2024 तक लागू किया जाएगा। 31 दिसंबर 2024 तक लागू किया जाएगा। ठीक है, पहले यह नियम जो है 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होना था। देखिए, वर्ष 2020 में एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स टीपीएपी के लिए यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन की समग्र मात्रा पर 30% वॉल्यूम कैप लगाने का निर्देश जारी किया था। पहले यह नियम 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होना था, लेकिन जिन थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की बाजार हिस्सेदारी 30% से अधिक है उन्हें इस नियम के अनुपालन के 2 और वर्ष का समय दिया गया है। अब उनके लिए 31 दिसंबर 2024 से लागू होगा। वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से एकीकृत भुगतान इंटरफेस के माध्यम से लेन देन में फोन पे की हिस्सेदारी जो है वो 47% है, जबकि गूगल पे की हिस्सेदारी 34% है। फिलहाल इनके लेन देन की मात्रा पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है कि कितना आप मैक्सिमम भेज सकते हैं। यूपीआई के लाभ और एनपीसीआई के बारे में बात करें तो यूपीआई रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। इसे वर्ष 2016 में एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने लॉन्च किया था 2016 में। यूपीआई निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। कौन कौन सा? एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को आप लिंक कर सकते हैं। दूसरा, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड जो आईएफएससी या बैंक खाता नंबर प्रदान किए बिना यह सहज तरीके से धन हस्तांतरण या व्यापारियों को भुगतान इसके माध्यम से किया जा सकता है। आपको हर बार आईएफएससी कोड या बैंक खाते का डिटेल नहीं डालना पड़ता है। यूपीआई पे रिक्वेस्ट मतलब किसी व्यक्ति को धन हस्तांतरण करना, भेजना और कलेक्ट रिक्वेस्ट अर्थात किसी प्रेषक से धन प्राप्त करना की सुविधा उपलब्ध कराता है। आप किसी को पैसे भेज सकते हैं और किसी से पैसे मंगा सकते हैं इसके माध्यम से। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो एनपीसीआई है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसको भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, कौन सा अधिनियम? 2007 के तहत वर्ष 2008 में स्थापित किया गया। यह आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। यह भारत में खुदरा भुगतान और सेटलमेंट सिस्टम के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है। अब थोड़ा सा यहां पर यूपीआई के बारे में बात कर लेते हैं। जो यूपीआई ऐप होते हैं तो आप क्या करते हैं? यूपीआई ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसको अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, ऐप में लॉगिन करते हैं और वो एक वर्चुअल एड्रेस बनाते हैं जिसको आप बैंक एड्रेस से जोड़ते हैं और फिर आप एक अपना पिन, इसका एम पिन बनाते हैं और इसके जरिए आप यूपीआई के जरिए लेन देन शुरू करते हैं। इससे लाभ क्या होता है कि धन को रियल टाइम में सेटलमेंट किया जाता है, बैंक खाता याद रखने या साझा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वर्चुअल आईडी के जरिए धन भेज सकते हैं और एक ही ऐप में आप कई बैंकों को लिंक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार गति शक्ति का दायरा बढ़ा करके सामाजिक क्षेत्र को भी इसमें शामिल करने की योजना बना रही है। यदि हम केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के बारे में बात करें तो 75वें स्वतंत्रता दिवस जो कि 2021 में था 15 अगस्त को, उस दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो है इस गति शक्ति जो यह योजना है या कह सकते हैं गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, इसकी घोषणा की और ये 100 लाख करोड़ रुपए की एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जिसके 7 पिलर्स हैं। अब ये 7 पिलर कौन कौन से याद रखिएगा, या 7 क्षेत्र कौन से हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा रेलवे, तीसरा रोजगार, चौथा बुनियादी ढांचा, 5वां कृषि, 6वां उत्पादन और 7वां ऊर्जा है। अब यहां पे आते हैं टॉपिक पे। तो ये गति शक्ति का दायरा बढ़ाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने सामाजिक क्षेत्र से संबंधित 5 विभागों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। अब ये सामाजिक क्षेत्र के 5 विभाग कौन से हैं? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। गति शक्ति जो है उपर्युक्त विभागों, इन 5 विभागों के कामकाज में निम्नलिखित तरीके से सुधार लाएगी। किस तरीके से? पहला, परियोजनाओं की योजना बना करके और इनकी निगरानी में सुधार लाकर वर्ष 2020-25 की अवधि में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर क्रमशः जो है शिक्षा में $28 बिलियन का और स्वास्थ्य पर जो है $20 बिलियन व्यय करने के माध्यम से या इतना व्यय करने की योजना बनाई गई है 2020 से 25 की अवधि में। संबंधित विभाग नई अवसंरचना परियोजनाओं से जुड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली
GIS डेटा को अपलोड कर सकते हैं। किसी परियोजना की प्रासंगिकता और उसके नेटवर्क प्रभाव का बेहतर आकलन करने में मदद करेगी। यह जो गतिशक्ति का जो दायरा बढ़ाया जा रहा है इसके माध्यम से। गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में बात करें तो गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य एकीकृत अवसंरचना विकास के माध्यम से लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। सभी संबंधित विभागों को एक ही मंच से जोड़कर परियोजनाओं को अधिक गति और शक्ति प्रदान करेगी। यह प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में हितधारकों के लिए अलग अलग विभागीय कार्य योजनाओं को समेकित करेगी और समग्र योजना को संस्थागत स्वरूप प्रदान करेगी। 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी अवसंरचना परियोजनाओं को नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG से गुजरना होता है। NPG नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन PM गतिशक्ति पहल के तहत किया गया है। इसके 6 स्तंभ हैं: व्यापकता अर्थात कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्राथमिकता प्रायोरिटाइजेशन, अनुकूलन ऑप्टिमाइजेशन, समकालिकता सिंक्रोनाइजेशन, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल और गतिशील डायनेमिक। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश सरकार से तटीय लाल बालू टिम्बो रेड सैंड ड्यून्स के संरक्षण का आग्रह किया है। तो देखिए, इन तटीय लाल बालू टिम्बो को स्थानीय भाषा में एर्रा मट्टी डिबालू कहते हैं। ये कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में। इन्हें रेड सैंड हिल्स भी कहा जाता है। ये विशाखापट्टनम के शहर के सीमांत क्षेत्रों में स्थित हैं। इनके शीर्ष पर देखेंगे ये जो बालू के टिम्ब हैं, इनके शीर्ष पर हल्के पीले रंग के बालू के टिम्बे हैं। इनके नीचे ईंट जैसे रंग की लाल रेत की परत है और इस परत के नीचे लाल भूरे रंग की कंक्रीट की तरह मजबूत रेत की परत होती है और सबसे नीचे पीली रेत की संरचना होती है। ये टिम्बे नाजुक प्रकृति के हैं और इनके समकक्ष प्राकृतिक क्षरण का खतरा मौजूद है। वर्ष 2014 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने इन्हें भूवैज्ञानिक विरासत जियो हेरिटेज स्थल का दर्जा दिया था। 2014 में भूवैज्ञानिक विरासत स्थल अर्थात जियो हेरिटेज स्थल को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक भी कहा जाता है। ये वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व के भूवैज्ञानिक क्षेत्र होते हैं। एर्रा मट्टी डिबालू के महत्व के बारे में बात करें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने में मदद मिलती है, क्योंकि ये टिम्बे उष्ण और हिम दोनों युगों में अस्तित्व में रहे हैं। यह धरोहर स्थल लगभग 18,500 से 20,000 वर्ष पुराना है और यह पिछले अंतिम हिम युग से संबंधित हो सकता है। यह एक दुर्लभ परिघटना है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों या समशीतोष्ण क्षेत्रों में बालू के ऐसे निक्षेप नहीं बनते हैं। दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केवल 3 स्थलों पर ऐसे निक्षेप प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। एर्रा मट्टी जो कि आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम के पास। इसके अलावा तमिलनाडु के टेर्री सैंड्स और श्रीलंका में एक बालू निक्षेप स्थल स्थित है। या इसके उदाहरण तो 3 जगह पे कहाँ है? दक्षिण एशिया में। ये आप याद रखिएगा। यह स्थल प्रागैतिहासिक मानव का आश्रय भी रहा है। यहाँ से 3 अलग अलग युगों के पाषाणकालीन उपकरण व नवपाषाणकालीन मृदभांड प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ भूवैज्ञानिक विरासत स्थल या राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो इसमें एक आता है ज्वालामुखी संस्तर वाले बेराइट्स। ये कडप्पा के मंगमपेट्टा में है। दूसरा है एपरचियन अनकंफर्मिटी, ये चित्तूर में है। तीसरा है नेचुरल जियोलॉजिकल आर्च, ये चित्तूर के तिरुमला हिल्स में है। आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम UNDP ने टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अ डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशंस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2021 के अंत तक 59 मिलियन से अधिक लोग अपने गृह देशों में विस्थापित के रूप में रह रहे थे। वैश्विक स्तर पर यह आंतरिक विस्थापन पर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और साथ ही 10 साल पहले दर्ज की गई संख्या के दोगुने से अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट कौन सी है? टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट और डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशंस। किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम UNDP ने। आंतरिक विस्थापन के प्रमुख कारण क्या है? इसमें संघर्ष, हिंसा, आपदाएं और जलवायु परिवर्तन ये प्रमुख कारण हैं। विश्व बैंक का मानना है कि ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण 216 मिलियन, अभी कितने हैं? 59 मिलियन जो हैं ये विस्थापित हुए, तो 2050 तक 216 मिलियन से अधिक लोग अपने ही देशों में विस्थापन के लिए मजबूर होंगे। आंतरिक विस्थापन की वजह से प्रतिवर्ष 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की तत्काल वैश्विक लागत आ सकती है और हानि हो सकती है। प्रवास करने वाली और आश्रय प्रदान करने वाले क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में, मतलब जहां पे प्रवास हो रहा है और जहां पे ये आश्रय ले रही हैं, वो उन क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में जो विस्थापित होकर के वहां पे आ रही हैं महिलाएं, उन महिलाओं को आजीविका कार्य मिलने की संभावना बहुत कम होती है। साथ ही वे तुलनात्मक रूप से उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं होता है। आंतरिक विस्थापन के समाधान
और सतत विकास प्रगति के बीच परस्पर निर्भर संबंध विद्यमान है। मतलब जो आंतरिक विस्थापन है उसका समाधान कैसे किया जाता है, ये समाधान जो है सतत विकास प्रगति के माध्यम से ही किया जा सकता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसके संबंध में जो प्रमुख सुझाव दिए गए हैं वो है कि आंतरिक विस्थापन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित और स्थानीय नेतृत्व वाले समाधानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा विकास से जुड़े समाधानों में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विकास से जुड़े समाधानों के लिए 5 प्रमुख हस्तक्षेप निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? शासी संस्थानों को मजबूत करना, रोजगार और सेवाओं तक पहुंच के माध्यम से सामाजिक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक समानता वाले उपाय करना, तीसरा सुरक्षा की भावना पैदा करना, चौथा नागरिक और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना और पांचवा है सेवाओं का बिना किसी भेदभाव के वितरण सुनिश्चित करके सामाजिक सामंजस्य स्थापित करना। आंतरिक रूप से विस्थापित लोग, जो आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कौन होते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले जबरन विस्थापित लोगों के विपरीत आंतरिक रूप से विस्थापित लोग अपने ही देश के नागरिक और निवासी होते हैं। ये एक देश में ही एक जगह से दूसरी जगह इनको विभिन्न कारणों से विस्थापन झेलना पड़ता है या वहां से शिफ्ट होना पड़ता है। आगे बात करते हैं, नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना हेतु परिचालन दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है। इस योजना का कार्यान्वयन नागर विमानन मंत्रालय करेगा। इस योजना को वर्ष 2022-23 से 2024-25, मतलब 2022-23 से 23 1 साल, 23-24 2 साल, 24-25 3 साल, मतलब 3 साल की अवधि के दौरान ये क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत कुल परिव्यय राशि 120 करोड़ रुपए है। योजना के तहत ड्रोन और ड्रोन घटकों के विनिर्माताओं को मूल्य संवर्धन का 20% जो है वो आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसमें एयर फ्रेम, प्रोपल्सन सिस्टम जैसे अलग अलग प्रकार के ड्रोन घटकों को शामिल किया गया है। प्रत्येक विनिर्माता को अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक का PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रदान किया जा सकता है। यह कुल वित्तीय परिव्यय का 25% होगा। पात्रता क्या है इसके लिए? तो केवल भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों का विनिर्माण करने वाली कंपनियां ही इस योजना के लिए पात्र हैं, जैसे कि ऐसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप जिनका वार्षिक बिक्री टर्नओवर सांकेतिक नॉमिनल स्तर पर 2 करोड़ रुपए ड्रोन के लिए और 50 लाख रुपए ड्रोन घटकों के लिए हो। दूसरा, ऐसी गैर MSME, पहले MSME की बात की, अब गैर MSME की बात करें तो ऐसी गैर MSME कंपनियां जिनका वार्षिक बिक्री टर्नओवर 4 करोड़ रुपए ड्रोन के लिए और 1 करोड़ रुपए ड्रोन घटकों के लिए हो। लाभ क्या है इसका? तो ड्रोन कई अन्य क्षेत्रों जैसे कि कृषि, खनन, निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रक्षा, भूस्थानिक मानचित्रण आदि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। भारत को वर्ष 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में उभरने में मदद करेगी। तीसरा, 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। साथ ही लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित होंगे और लगभग 1,500 करोड़ रुपए तक की उत्पादन वृद्धि प्राप्त की जा सकेगी। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने समस्त जिलों में आवश्यक जिन्सों के लिए मूल्य निगरानी केंद्र स्थापित करने को कहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2023 तक 750 मूल्य निगरानी केंद्र स्थापित किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मूल्य निगरानी के लिए जो तंत्र है इसकी बात करें तो उपभोक्ता मामलों के विभाग का मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ नियमित रूप से मूल्य संबंधी आंकड़े तैयार करता है। यह देश में 22 आवश्यक खाद्य जिन्सों के थोक एवं खुदरा मूल्यों को एकत्र और जारी करने का कार्य करता है। मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ वर्तमान में राज्य सरकारों के राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों से प्रतिदिन 340 केंद्रों से खुदरा और थोक मूल्य प्राप्त होते हैं। मूल्यों के आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभाग ने PMS ऐप, कौन सा ऐप? PMS ऐप लॉन्च किया है। मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र जो है, मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र, इस ऐप का उपयोग दैनिक मूल्यों की रिपोर्टिंग के लिए कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह ऐप जो है वास्तविक बाजार अवस्थित से रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करता है, क्योंकि डेटा जियो टैग्ड एवं टाइम टैग स्टैम्प्ड होते हैं। ऐसे डेटा स्थैतिक सूचना की रिपोर्टिंग की संभावना को समाप्त करते हैं। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल्यों की परिशुद्धता की जांच करने के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI और NAFED की मदद ली जाती है। आपसे एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि NAFED की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मूल्य निगरानी की आवश्यकता क्यों है? देखिए, किसी विशेष आवश्यक जिन्स की कमी से निपटने और मुद्रास्फीति पर इन्फ्लेशन पर निगरानी रखने के लिए। दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन्सों की कमी उपभोक्ताओं, विशेष रूप से कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तीसरा, मौजूदा मूल्य स्थिति और मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक उचित समय पर नीतिगत हस्तक्षेप को सक्षम बनाते हैं।
मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की बात करें तो पहला है दालों और प्याज जैसी कुछ सब्जियों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना संचालित की जा रही है। दूसरा, मूल्य स्थिरीकरण कोष पीएसएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना की गई। कब की गई? इसकी स्थापना 2014-15 में की गई थी। यह चिन्हित कृषि बागवानी जिनसों जैसे कि प्याज, आलू और दालों की स्फीतकारी प्रवृत्तियों से निपटने में सहायक होती है, मतलब उनके मूल्य के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो संक्षिप्त रूप में करंट अफेयर उनकी बात करते हैं तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की बात करें तो एनसीबीसी के नए अध्यक्ष ने अपना कार्यभार संभाला। इसके नए अध्यक्ष कौन है? श्री हंसराज गंगाराम अहीर। श्री हंसराज गंगाराम अहीर ये बीजेपी के सांसद हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करें तो इसे प्रारंभ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया था। वर्तमान आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत यह दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था इसको। देखिए, इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 338 बी को जोड़ा है। यह अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग के गठन का उपबंध करता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी सेवा की शर्तों और कार्यकाल की अवधि को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अधिसूचित करता है। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा IRMS की बात करते हैं तो रेल मंत्रालय वर्ष 2023 से IRMS भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा की में भर्ती के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई परीक्षा प्रणाली का उपयोग करेगा। इसकी परीक्षा यूपीएससी कराएगी। IRMS केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित ग्रुप ए की एक नई केंद्रीय सेवा है। इसे वर्ष 2019 में अनुमोदित किया गया था। यह सेवा रेलवे क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के लिए 8 रेल सेवाओं को एकीकृत करके सृजित की गई है। प्रकाश टंडन समिति 1994, राकेश मोहन समिति 2001, सैम पित्रोदा समिति 2012 और विवेक देवराय समिति 2015 सहित अलग अलग समितियों ने इसकी सिफारिश की थी। अपेक्षित लाभ क्या होगा इसका? इससे विभागीय नियमों के अत्यधिक अनुपालन की आवश्यकता का अंत होगा। यह सेवा सुचारू कार्य के लिए कार्यात्मक आधार पर व्यवस्थित संरचना प्रदान करेगी, साथ ही संगठन के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण का निर्माण करेगी तथा तर्कसंगत और त्वरित निर्णय लेने को बढ़ावा देगी। अगला है नैटोबेनेटर पॉलीडोंटस। ये क्या है? ये डायनासोर की एक प्रजाति रही है। पृथ्वी पर लगभग 72 मिलियन वर्ष पहले नैटोबेनेटर पॉलीडोंट्स नामक डायनासोर की प्रजाति पाई जाती थी। यह प्रजाति क्रेटेशियस युग के दौरान पृथ्वी पर रहती थी। यह युग 145.5 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 65.5 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच की अवधि है क्रेटेशियस युग। तो ध्यान रखिएगा किस युग में पाया जाता है? क्रेटेशियस युग में। इनकी विशेषता क्या थी? ये हंस जैसी लंबी गर्दन वाले डायनासोर थे। यह एक सुडोल शरीर वाले गोताखोर पक्षी के समान थे। इनके मुंह में 100 से अधिक छोटे दांत और एक लंबा चपटा थूथन था। आगे बात करते हैं इक्वेलियस अंतरिक्ष यान के बारे में। इक्वेलियस अंतरिक्ष यान किसने प्रक्षेपित किया? तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा ने इक्वेलियस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की ओर प्रक्षेपित करने के लिए भाप का, ध्यान रखिए, स्टीम का सफलतापूर्वक उपयोग किया। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यह जल प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके निम्न भूकक्षा से बाहर विश्व का पहला सफल ऑर्बिट कंट्रोल है। इक्वेलियस जो है एक डीप स्पेस 6U अंतरिक्ष यान है। इसे नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान से प्रक्षेपित किया गया है। इसका उद्देश्य पृथ्वी चंद्रमा लैग्रेंज बिंदु 2 तक पहुंचकर निम्न ऊर्जा प्रक्षेप वक्र नियंत्रण प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करना। देखिए, ये लैग्रेंज बिंदु क्या होते हैं? ये अंतरिक्ष में ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पृथ्वी से भेजे गए ऑब्जेक्ट स्थिर रहते हैं। मतलब ऐसे 2 खगोलीय पिंड के बीच का एक ऐसा स्थान जहां पर दोनों पिंडों के द्वारा जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो वो क्या हो? सेम हो जाएगा। तो जब सेम हो जाएगा तो वो क्या कह सकते हैं, बॉडी जो है वो वहां पर स्थिर हो जाएगी। उस पॉइंट पे जाकर के वो किसी की तरफ खिंचाव महसूस नहीं करेगी। तो वही लैग्रेंज बिंदु होता है। आगे बात करते हैं स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण SIPP की सुविधा के लिए योजना। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, SIPP को। ठीक है, तो यह SIPP योजना में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से सुविधा शुल्क में कम से कम 100% की वृद्धि की गई है। स्टार्टअप्स द्वारा दायर पेटेंट आवेदनों में भी वृद्धि दर्ज की गई। इनकी संख्या 2016-17 में जहां 179 थी, वहीं 2021-22 में इनकी संख्या बढ़कर के 1500 हो गई है। SIPP स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा व संवर्धन करना और उनके बीच नवाचार एवं रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। इस योजना को CGPDTM, इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है?
तो इसका फुल फॉर्म है द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स है, ठीक है, इसके द्वारा कार्यान्वित करता है। यह योजना पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए स्टार्टअप्स को अपने आवेदनों को दाखिल करने तथा प्रोसेसिंग करने के लिए सुविधा प्रदाता उपलब्ध कराती है। सुविधा प्रदाताओं के पेशेवर शुल्क की प्रतिपूर्ति CGPDTM अर्थात द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं विद्युत रहित ताप प्रणाली, पावरलेस हीटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा, इसको तैयार या इसको विकसित किसने किया? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने एक ताप विद्युत रहित ताप प्रणाली तैयार की है। रासायनिक ऊर्जा पर कार्य करती है। यह सक्रिय तापीय तत्व के रूप में पर्यावरण के अनुकूल खनिजों और लवणों के मिश्रण का उपयोग करती है। यह मिश्रण पानी के संपर्क के आने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है और इसे ऊष्माक्षेपी ऊर्जा कहते हैं। एक्सोथर्मिक एनर्जी, मतलब यह जब क्रिया होती है तो इससे एनर्जी निकलती है, ठीक है, इसे यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं द्वारा मुक्त होती है, मतलब इसमें क्या हीट जनरेट होती है। इस प्रणाली को सादा जल में कहीं भी सक्रिय किया जा सकता है। यह बिना बिजली वाले स्थानों में रेडी टू ईट फूड, पेय पदार्थ आदि को गर्म करने में उपयोगी हो सकती है। इसका बाय प्रोडक्ट क्या है? प्राकृतिक खनिज जो 100% बायोडिग्रेडेबल हैं और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करते हैं, जो इसका बायो प्रोडक्ट होता है वो। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जो चर्चा में रहे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे, इसमें है छो लुंग शुक्फा। ये 1228 से 1268 तक रहते हैं। असम दिवस जो कि 2 दिसंबर को मनाया गया के अवसर पर असम राज्य ने स्वर्गदेव छो लुंग शुक्फा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनके बारे में बात करें तो इन्हें असम का वास्तुकार माना जाता है, आर्किटेक्चर कहा जाता है। यह बृहत्तर असम के संस्थापक और अधिक से अधिक असमियों को एकजुट करने वाले सूत्रधार थे। उन्होंने 13वीं शताब्दी में असम में महान अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? स्वर्गदेव छो लुंग शुक्फा ने। इस साम्राज्य ने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया। अहोम साम्राज्य की राजधानी चराई देव, जो कि वर्तमान में शिव सागर शहर के पास है, वो थी। इनका योगदान क्या रहा है? इन्होंने अलग अलग समुदायों और जनजातियों को एकजुट करने की दिशा में सफल प्रयास किए थे। उन्होंने अपनी मित्रता, एकता और सद्भाव की नीति के माध्यम से एक मजबूत एवं जीवंत असम की नींव रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो ये 1884 में इनका जन्म होता है, 1884 में, और 1963 में इनकी मृत्यु होती है। 1884 मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आपकी 1885 में, उसकी स्थापना से 1 वर्ष पहले। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे 1950 से लेकर के 62 तक। इन्होंने वर्ष 1946 से 1949 तक भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता की थी और संविधान को आकार देने में मदद की थी। वह स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी के सहयोगी भी थे। इसके अलावा यह 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 1934 में बंबई में, 1939 में जब मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी चुने जाते हैं और बाद में वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं कुछ वजहों से, तो उसके बाद जो पदभार संभालते हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी ही संभालते हैं। तो इस प्रकार से 1939 में भी ये अध्यक्ष होते हैं। फिर आपका 1947 में कब? नवंबर 1947 में। चूंकि जब देश आजाद होता है तो आजाद होने के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी, और वो नवंबर में अपने पद को छोड़ते हैं। नवंबर 1947 में राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो इस प्रकार से 3 बार ये अध्यक्ष रहते हैं। इनकी साहित्यिक कृतियों की बात करें तो चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, सर्च लाइट जो कि अंग्रेजी में है, ये रही हैं। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक देश की स्थापना एवं संपादन भी किया था। जो हिंदी साप्ताहिक इनका रहा देश, इसकी स्थापना इन्होंने की और संपादन भी किया था। अब बात करते हैं रबर बोर्ड की। तो रबर बोर्ड ने रबर उत्पादक समितियों की गतिविधियों में गतिशील परिवर्तन लाने के लिए अभियान शुरू किया है। रबर बोर्ड के बारे में बात करें तो यह रबर अधिनियम 1947 के तहत गठित एक सांविधिक संगठन है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना कब होती है? 18 अप्रैल 1947 में होती है। यह देश में रबड़ उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? केरल के कोट्टायम में है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।